क्वेश्चन नंबर 33 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है। डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ₹6 लाख, टैक्स रेट 40%, 15% डिबेंचर ऑफ ₹20 लाख, 10% बैंक लोन, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न गिवन है आपको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर्स प्लस बैंक लोन। इसके अलावा तो कोई आइटम नहीं गिवन है क्वेश्चन में हमें। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख, डिबेंचर्स हैं 20 लाख और बैंक लोन है 20 लाख। टोटल हो गया 1,20 लाख। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है हमारी। ठीक है, अब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें गिवन है 6 लाख और टैक्स हमें गिवन है 40%, परसेंटेज में गिवन है। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं। सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है तो टैक्स कितना था? 40। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 60। ठीक है, तो टैक्स निकाल लेते हैं इससे। अगर टैक्स 40 था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 60। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख होगा तो ये कितना होगा? तो कितना हो जाएगा ये? 4 लाख। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई अर्निंग बिफोर एंड टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख, टैक्स हो गया 4 लाख और इंटरेस्ट है 5 लाख, तो टोटल हो गया 15 लाख। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड के। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना निकाला है? 15 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,20 लाख इंटू 100। ठीक है, कितना आ गया? 12.5%। अब नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला है इसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास ऑलरेडी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम नेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए मैं नेट सेल्स भी लिख रही हूँ। टोटल सेल थी 3,75 लाख, उसमें से 15 लाख की हमने सेल्स रिटर्न माइनस कर दी तो कितना आ गया? 3,60 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है,
तो फॉर्मूले में लगा देते हैं इसे, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू 3,60,00,000 डिवाइडेड बाय 1,20,00,000। कितना आ गया? 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपसे कमेंट करने को कहा जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आवर सेल्स इज 3 टाइम्स आवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो इज 0.3:1। State whether the following transaction will improve, decline, or will have no change on the debt to capital employed ratio. Also give reason for the same. क्वेश्चन में हमें डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो गिवन है और हमें बताना है कि निम्न ट्रांजेक्शन से उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट इज सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹10 lakh फॉर ₹9 lakh। सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1 lakh फॉर अ क्रेडिट ऑफ 15 months, assuming operating cycle is of 18 months. Third, conversion of debentures into equity shares of ₹2 lakh. And fourth, tax refund of ₹50,000 during the year. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹10 lakh फॉर ₹9 lakh। इक्विपमेंट का सेल किया तो हमें 10 लाख का था, उसे 9 लाख पे सेल कर दिया तो हमें लॉस हो गया। अब लॉस किसका होता है? ऑनर का होता है। तो इट मीन्स क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी वो डिक्रीज की होगी, जो हमारी वेल्थ है वो डिक्रीज कर गई, पर जो डेप्ट हैं वो सेम रहे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया। तो रेशो जो है वो हमारा इम्प्रूव कर गया है डेप्ट इक्विटी रेशो का। तो लिखेंगे रेशो विल इम्प्रूव Purchase of goods on credit for ₹1 lakh for a credit of 15 months assuming operating cycle is of 18 months। हमने गुड्स को परचेज किया है तो हमारा स्टॉक इंक्रीज किया होगा। ठीक है, स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स है। और क्रेडिट पे परचेज किया है तो हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज की होंगी क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज किए हैं। पर डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड किसको इंडिकेट करता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो हैं वो सेम रहेंगी और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारी सेम रहेगी। तो रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेशो विल रिमेन सेम, रेशो विल रिमेन सेम एज बोथ कैपिटल एम्प्लॉयड and debt will remain same। ठीक है, conversion of debentures into equity shares of ₹2 lakh। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या होता है? डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स क्या हुआ? जो डेब्ट है वो हमारा डिक्रीज कर गया क्योंकि जो डिबेंचर्स थे वो डेब्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा क्योंकि डिबेंचर्स को और इक्विटी शेयर्स दोनों को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करते हैं। तो दैट रिमेन सेम। अब वो डिबेंचर में प्लस ना होके कहाँ प्लस हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में। सपोज पहले वो 10 लाख था कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अभी भी वो 10 लाख रहेगा क्योंकि डिबेंचर्स का 1 लाख अब वो कहाँ ऐड हो गया? इक्विटी शेयर्स में ऐड हो गया, पर वैल्यू सेम रही। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिक्रीज करेगा पर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो रेशो जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा। रेशो जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा। रीज़न क्या है? डेब्ट डिक्रीजेस बट कैपिटल एम्प्लॉयड remain same, therefore ratio declines। ठीक है,
टैक्स रिफंड ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स का रिफंड आया है 50,000 रुपीज़ का। इट मीन्स क्या, इसका हम पेमेंट पहले कर चुके होंगे। तो अब हमारे पास पैसा आया है तो हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ कर गई होंगी। तो इट मीन्स क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इंक्रीज़ करेगी और डेप्ट जो है वो सेम रहेंगे, क्योंकि इसकी हमारे पास लायबिलिटी नहीं थी, हम तो अपनी लायबिलिटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो इट मीन्स क्या है, जो रेशो है वो डिक्लाइन करेगा। ओके, डेप्ट टू न्यूमरेटर हमारा सेम रहा, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया, तो रेशो क्या रहेगा, डिक्लाइन करेगा। लिखेंगे डेप्ट रिमेन्स सेम बट capital employed increases. Therefore, ratio decline. Thank you for watching video. Kindly like and subscribe channel.